मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम सब इस वीडियो में संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने संविधान की जितनी भी अनुसूचियाँ होती हैं यानी टोटल 12 के 12 अनुसूचियों के बारे में डिटेल में बता रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से देख सकते हो। अभी जस्ट हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे एक बार आप कवर कर लीजिए, फिर यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो रह जाएगा एग्जाम के लिए। बस एक बार आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में सब्जेक्ट्स क्या है, विषय क्या है। देखिए, 7वीं अनुसूची में लिखा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा एवं 3 सूचियों का प्रावधान। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बनता है कि 7वीं अनुसूची में क्या है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा एवं 3 सूचियों का प्रावधान। अब केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ये क्या होता है। जैसे अपना संविधान 1950 में जब लागू हुआ था, संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि केंद्र सरकार, चूँकि अपने भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 टाइप की सरकारें चलती हैं, तो इनके कार्यों को डिफाइंड कर दिया और उनके लिए अलग अलग सूचियाँ बना दी, जो यहाँ पे 3 सूचियों में उसको मेंशन किया गया है। अभी जस्ट पढ़ेंगे उसको हम, ताकि इनके बीच झगड़े ना हो कि किस कार्य पे, मतलब किस मुद्दे पे केंद्र सरकार कार्य करेगी और किस मुद्दे पे राज्य सरकार कार्य करेगी। तो इसके लिए इनके कार्यों को डिफाइंड करके उन्हें सूचीबद्ध कर दिया गया, ताकि इनके बीच झगड़े ना हो, वरना केंद्र सरकार अपनी मर्जी पे उतरता और राज्य सरकार अपनी मर्जी पे उतरता। तो आइए अभी जानते हैं हम कि किस टॉपिक को केंद्र सरकार के लिए रखा गया और किस टॉपिक को राज्य सरकार के लिए रखा गया। चलिए, अब ये 3 सूचियाँ कौन होती है उसी को जानेंगे हम। देखिए, 3 सूचियाँ कौन कौन सी होती है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। उसके बाद यहाँ पे एक है अवशिष्ट सूची, जिसके लिए अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है संसद को और केंद्र को। इसे भी हम जानेंगे डिटेल में जस्ट इसके तुरंत बाद में। पहले हम संघ सूची के बारे में जानते हैं। तो देखिए, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी होती है। जब संविधान अपना लागू हुआ था 1950 में, तो इसमें विषय 97 थे, अभी वर्तमान में 100 हैं। अब देखिए, जिस सूची के अनुसार केंद्र सरकार कार्य करेगी उसे संघ सूची कहेंगे या केंद्र सूची कहेंगे, और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कार्य करती है तो इसे राज्य सूची कहते हैं। इसमें पहले 66 विषय थे। पहले कितने विषय थे? 66, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। वही समवर्ती सूची में पहले 52 विषय थे, अभी 47 है। अब देखिए, केंद्र सरकार कार्य करेगी समसूची के विषयों पर और राज्य सरकार कार्य करेगी राज्य सूची के विषय पर। लेकिन अगर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें इन दोनों की भागीदारी होती है, तो उसको, उन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। अभी हम उसे पढ़ेंगे, जस्ट साथ के साथ अवशिष्ट सूची के भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन तीनों सूचियों को क्लियर करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या होती हैं देखिए। पहला है आपका संघ सूची के विषय। तो इसमें क्या क्या आते हैं? डाक, बीमा, जनगणना, युद्ध, वायुयान, बंदरगाह, एयरपोर्ट, बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी संबंध, रेलवे, ईटीसी। यानी ये जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे कार्य करने और कानून बनाने का हक किसको है, अधिकार किसको है? संघ सरकार को। यानी संघ सूची के जितने भी कार्य हैं सबको करने का किसको अधिकार है? इस पे कानून बनाने का केंद्र सरकार को। जैसे जनगणना करवाना हो तो कोई किसी एक राज्य की पार्टिकुलर जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक राज्य की मुखिया को, यानी कोई सीएम ये अकेले नहीं कर सकता है। वो किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। वो जनगणना करवाए अपने भारत देश में, पर हर एक 10 साल के बाद एक बार जनगणना होती है। तो ये किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। चलिए, अब यहाँ पे राज्य सूची के विषय में कौन कौन से आते हैं? जैसे स्थानीय स्वशासन, सुरक्षा, जेल, पुलिस, कृषि, मछली पालन, भू राजस्व। तो ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, इस पे कार्य करने और कानून बनाने का हक किसको है? राज्य सरकार को है। जैसे जेल, पुलिस यहाँ पे देख लें, जेल या पुलिस, तो अपने बिहार में या फिर अन्य किसी पार्टिकुलर राज्य, यूपी, हरियाणा में कितने पुलिसकर्मी भर्ती करवाने हैं, कितनी की कमी है, इसमें केंद्र सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये उस पार्टिकुलर राज्य की। जैसे बिहार में कमी है तो बिहार सरकार को ये देखना है कि कितने पुलिसकर्मी कम है और कितने भर्ती करने पड़ेंगे। चलिए, तो ये हो गए आपको संघ सूची और राज्य सूची। अब जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में देखिए विषय कौन कौन से है? शिक्षा, दहेज प्रथा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह एवं तलाक। तो ये सारी सूचियाँ ऐसी सूचियाँ हैं जिस पे ये दोनों कार्य कर सकते हैं, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य कर सकते हैं। जैसे शिक्षा को ले लीजिए,
तो शिक्षा में दो तरह के बोर्ड होते हैं, एक सीबीएसई बोर्ड, एक किसी अन्य पार्टिकुलर राज्यों के अपने बोर्ड होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। तो जिसको जिस बोर्ड से मर्जी वो पढ़ता है। तो सीबीएसई बोर्ड से अगर कोई पढ़ता है तो वो संघ सूची का विषय है, और किसी पार्टिकुलर स्टेट के बोर्ड से कोई पढ़ता है तो वो राज्य सूची का विषय है। तो मतलब दोनों ही ये शिक्षा किस में आ गए, आपको समवर्ती सूची में आ गए। तो इस तरह से समवर्ती सूची में कौन आते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ही विषय आते हैं। अब देखिए, अब ये तो हो गया कि दोनों कार्य करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कानून लाया केंद्र सरकार दहेज प्रथा पे, और राज्य सरकार भी दहेज प्रथा पे कोई कानून लाया, कोई भी कानून हो सकता है रोकने के लिए या फिर अन्य वगैरह वगैरह कुछ भी। तो जब विषय से में समान है, यानी दोनों ही दहेज प्रथा पे ला दिए, तो उस समय लागू होगा संघ सरकार वाला। किसका, संघ सरकार वाला। जैसे ही ये लागू करेगा राज्य सरकार का, ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर समवर्ती सूची के किसी एक ही पार्टिकुलर विषय पे संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाते हैं, तो उस समय लागू किसका होता है। तो आपको टिक करके आना है, केंद्र सरकार या संघ सरकार का लागू होगा। तो ये हो गया समवर्ती सूची के बारे में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे आपसे कोई भी, जैसे यहाँ पे उठा लिया मुद्रा, आप पूछ देगा कि मुद्रा किस सूची का विषय है, तो आप क्या टिक करोगे, संघ सूची। या मुद्रा पे कौन कानून बनाएगा, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब देखिए, या ये भी पूछ सकता है कि भू राजस्व किस सूची का विषय है, तो आपको क्या टिक करके आना है, राज्य सूची टिक करके आना है। अब परिवार नियोजन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बस इसे एक बार पढ़ लो। देखिए यहाँ पे कुल 100 टॉपिक्स हैं, इसमें 61 है और इसमें 47 है। इसमें पहले 97 थे, अब वर्तमान में 100 हैं। इसमें पहले कितने थे, 66 थे, और इसमें पहले 52 थे, अभी 47 है। अब देखिए, ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से विषय इसमें जा सकते हैं, यानी राज्य सूची के विषय केंद्र सरकार को सौंपे जा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के विषय राज्य सूची को, यानी राज्य सूची में राज्य सरकार को कभी नहीं दिए जाते। राज्य सूची के विषय को केंद्र सूची में दिया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन यहाँ से इसमें कभी नहीं आते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अब एक और टॉपिक रह गया था, उसे भी जान लेते हैं, अवशिष्ट सूची के बारे में। जस्ट इसके पीछे हमने बताया था, आइए उसे भी जानते हैं कि अवशिष्ट सूचियाँ की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब अपना संविधान लागू हुआ 1950 में, तो ये तो 3 सूचियाँ लिखित है। वैसे भी आपको अभी भी पूछे कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ हैं, तो आपको संख्या में 3 ही टिक करना है, 4 नहीं टिक करना है, क्योंकि इसके लिए कोई नंबर नहीं रखा गया है। इसे अवशेष में रखा गया है। ये जो भी विषय नए आएंगे उसके लिए रखा गया, तो इसके लिए कोई नंबर नहीं है। आपको मुख्य रूप से 3 ही सूची को टिक करके आना है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं, जैसे 1950 में अपना संविधान जब लागू हुआ, तो उस समय इंटरनेट का कहीं चर्चा नहीं था। कोई जानता भी नहीं था कि इंटरनेट आएगा आने वाले समय में। लेकिन अभी इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। आजकल तो लोग ये मानने लगे हैं कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इंटरनेट ज़रूरी है। देखिए, तो विज्ञान का कोई भी सुविधा जब आता है तो उसके साथ साथ कानून भी आता है, क्योंकि हम जानते हैं विज्ञान एक जिस तरह से वरदान है, अभिशाप भी है। तो इस तरह के जो भी आएंगे, मतलब जो भी नई खोज, नया जनरेशन कुछ भी आएगा, तो उसके साथ साथ जो कानून आएगा उसको किस सूची में रखा जाएगा, अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। और इस पे जो कानून बनेगा, वो शक्ति, कानून बनाने का शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। तो इसीलिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है, तब को टिक करके आना है संसद। अगर बाई चांस ऑप्शन में संसद ना दे, तब आपको क्या टिक करना है, केंद्र सरकार टिक करना है। लेकिन ऑप्शन में संसद रहे तो आप संसद ही टिक करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे संसद ही रखना है। तो ये थी अवशिष्ट सूचियाँ, जिसमें नई खोजें जो भी आएंगी और उनके साथ जो कानून आएगा उसको अवशिष्ट सूची में रखेंगे। और अवशिष्ट शक्ति किसको प्राप्त है, फर्स्ट में पूछे तो संसद, और संसद ऑप्शन में ना रहे तब आपको टिक करके आना है केंद्र सरकार। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो एक बार इस वीडियो को फिर देखें, दोबारा देखें, 1-2 बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें एज इट इज़ क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।